हाँ जी, नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसकी बदौलत हमें एप्पल, फेसबुक, रिलायंस, टाटा ऐसी कई बड़ी-बड़ी कंपनियाँ देखने को मिलती है। अगर वो सिस्टम नहीं होता, तो शायद ये सारी कंपनियाँ इतनी बड़ी नहीं बन पाती। आप खुद ही सोचिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियों को मैनेज कर पाना, क्या एक आदमी के हाथ में है क्या? क्या एक आदमी की वजह से कोई कंपनी ज़ीरो से बिलियंस में पहुँच सकती है क्या? मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होता होगा। तो इस मेन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं पहले आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। तो आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ कहानी सुनने के लिए। तो बात है 1950 के आसपास, जब एक 20-25 साल का इंडियन लड़का एक गुजराती मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करने वाला ईरान के पेट्रोल पंप पर काम करता था। वहाँ पे वो गाड़ियों में पेट्रोल भरना, क्योंकि ईरान पहले क्रूड ऑयल के लिए काफ़ी फेमस था। आज भी वहाँ हमारे वहाँ पे कई सारे वर्कर्स जाते हैं काम करने के लिए, तो ऐसे ही वो बच्चा गया। पर उसकी जो एम्बिशंस थे, उसके जो सपने थे, वो छोटे से पेट्रोल पंप पे तो क्या पूरे देश में भी नहीं समा सकते। तो उसके इतने बड़े सपने और इतने बड़े एम्बिशंस थे। पर उसने एक दिन डिसाइड किया कि यार, ऐसे ही छोटा मोटा काम करके मैं वो चीज़ तो अचीव नहीं कर सकता। और उन्होंने अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधा और वो वापस हमारे भारत गुजरात वापस लौट आए। और उन्होंने अपना पुश्तैनी कारोबार को आगे कंटिन्यू किया, जो कि था मसालों की ट्रेडिंग हुआ करती थी उस टाइम। तो वो गुजरात से मुंबई शिफ्ट हुए और उन्होंने अपने फादर के साथ इन मसालों की ट्रेड को करना शुरू किया। ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उसको पता था कि कौन से भाव पे खरीदना है, कौन से भाव पर बेचना है। तो अपने पापा के सपोर्ट के साथ और अपनी इंटेलिजेंस के बदौलत वो धीरे धीरे काफी तरक्की करने लगे। मतलब वो काफी तेजी से तरक्की करने लगे, मेरे कहने का मतलब। और कुछ ही सालों में देखते देखते उन्होंने मसालों की ट्रेडिंग को, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सीमित थी, उसको एक्सपोर्ट करने लगे। और वो धीरे धीरे जो वेस्टर्न कल्चर के जो कपड़े थे उनको इंपोर्ट करने लगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे उस टाइम कॉटन का बहुत बोलबाला था, तो उन्होंने कॉटन फैक्ट्री को भी लगाया। धीरे धीरे वो 20-25 साल का लड़का, जो कि उस ईरान के छोटे से पेट्रोल पंप पर कुछ सालों पहले काम करता था, वो गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन गया। पर यहाँ पे भी उनके सपने, उनके एम्बिशंस और उनकी दौड़ रुकी नहीं। वो यहाँ से भी और तेजी से भागना चाहते थे। इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आया। क्योंकि उस टाइम हमारे कॉटन की, कपड़ों की, वेस्टर्न कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन और इंडिया की सबसे बड़ी एक फैक्ट्री खोलने का डिसाइड किया। पर अगर एक ऐसा मिडिल क्लास का आदमी, जो कि मसालों की ट्रेड से कॉटन तक, कॉटन से वेस्टर्न कपड़ों तक पहुंच पाया, क्या वो इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री को एकदम से लगा पाता? शायद ये थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। पर उनके पास एक आइडिया था। वो आइडिया क्या था कि क्योंकि वो उस टाइम गुजरात के, मुंबई के सबसे अमीर आदमी थे, तो लोगों का उनके ऊपर भरोसा था। लोगों को पता था कि यार, कोई कुछ करे ना करे, ये आदमी बिजनेस में जरूर कुछ करेगा। इसलिए लोगों ने कहा कि भाई देख, तुझे फैक्ट्री लगानी तो हम ना तुझे पैसे देते हैं। तो अपने पैसे मत लगा, तो अपने पैसों का रिस्क मत ले, हम तुझे पैसे देते हैं। और ऐसे करके 1977 में हमारे इंडिया का सबसे पहला आईपीओ है। आईपीओ का सिंपल मतलब यही है कि लोग आप पे भरोसा करें, आपके बिजनेस पे भरोसा करें और अपनी मेहनत के पैसे आपको दे, ताकि वो उन पैसों से आप धंधा कर सके। ऐसा करके हमारे इंडिया का सबसे पहला आईपीओ आया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जिसकी वैल्यू 2.8 मिलियन शेयर्स थी, जिसकी वैल्यू 10 रुपए पर शेयर थी। आज की डेट में उस बच्चे ने, जो कि पेट्रोल पंप पे काम करता था, उसने 10 रुपए भी अगर उसके शेयर में किसी बंदे ने लगाए थे, तो आज 50 साल बाद उनकी वैल्यू 2,000 रुपए है। समझ रहे हो आप? मतलब 200 गुना रिटर्न। अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो उसमें उन्होंने 2 करोड़ रुपए बना के दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे धीरू भाई अंबानी की, जिन्होंने हमारी इंडिया की सबसे पहली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली कंपनी को आईपीओ दिलाया, आईपीओ लाए, और आज हम उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। जिसकी वैल्यू, जो कि उस टाइम कुछ करोड़ों रुपए से शुरू हुई थी, आज उसकी वैल्यू 20 लाख करोड़ रुपए है। तो ये है पावर आईपीओ की, और ये है पावर बिजनेसमैन की। और इनसे भी जो सबसे बड़ी पावर है, जो कि हर एक बिजनेस के पीछे छुपी होती है, वो है पब्लिक की। तो ये जो पूरी कहानी हमने धीरू भाई अंबानी की और रिलायंस इंडस्ट्रीज की सुनी, इससे हमें क्या पता चलता है? ये है पावर आईपीओ की।
अगर मैं आपको आईपीओ इस स्टोरी से रिलेट करके अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बिजनेसमैन है धीरू भाई अंबानी, जिनको पता है कि बिजनेस को कैसे रन करना है। उनको पता है कि 10 रुपए लगा के 100 रुपए कैसे निकालने हैं। और एक कॉमन आदमी है जो कि शायद किसी बैंक में जॉब करता है, कहीं पे वो क्लर्क है या फिर गवर्नमेंट टीचर है, उसको उसको ऐसा एम्बिशन है कि यार मैं भी किसी बिजनेस का पार्टनर बनूं, मैं भी किसी बिजनेस का ओनर बनूं। तो उसके पास पैसा है, धीरू भाई के पास पैसा नहीं है। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? इसका सॉल्यूशन एक ये हो सकता है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दें जहाँ पे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की वैल्यू डिसाइड करेगा, एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की बोली लगाएगा कि देखो भाई, मुझे 1 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगानी है जिससे आने वाले टाइम में मैं 10 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकता हूँ, पर मेरे पास 1 करोड़ रुपए फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पब्लिक इकट्ठा होगी। पब्लिक कहेंगे कोई बात नहीं भाई, तेरे पास नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपए, तो मेरे से 1 लाख रुपए ले। कोई कॉमन आदमी आएगा, वो कहेगा भाई मेरे पास 50,000 रुपए। ऐसे करके कॉमन आदमी उस बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं और वो बिजनेसमैन आदमी अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा तोड़कर, जितने उन्होंने पैसे लगाए उतने हिस्से के उस बंदे के अकाउंट में शेयर डाल देता है। और ऐसे वो बिजनेसमैन अपनी बिजनेस को कंटिन्यू कर पाता है और एक कॉमन आदमी एक इतने बड़े बिजनेस का पार्ट बन जाता है। तो दरअसल में आईपीओ कुछ नहीं है। आईपीओ सिंपल शब्दों में यही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब पब्लिक जो शुरुआती दिनों में कंपनी के अंदर पैसा डालती है, पब्लिक, कॉमन पब्लिक बिजनेस के अंदर जो पैसा डालती है, उसी को अपन इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ कहते हैं। अगर इस आईपीओ को आपको और भी बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि एक बिजनेस का आईपीओ कब आता है, कैसे आता है, हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं एक बिजनेस को। अगर ऐसा तो है नहीं कि यार कोई भी कार्टून बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, कोई बुक्स बनाने की फैक्ट्री, कोई पेन पेंसिल नटराज जैसी कोई फैक्ट्री है, आपको पता है कि यार मुझे इस छोटे बिजनेस में पैसा नहीं डालना। कोई एयरलाइन की है, जैसे हमारे इंटर ग्लोबल एविएशन है, स्पाइस जेट है, आपको ऐसी कंपनी में पैसा डालना है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सी कंपनी में पैसा डालूं? आपको ये पता कैसे चलेगा कि मैं कैसे कंपनी में पैसा डालूं? एक बिजनेस के रिस्क फैक्टर क्या है? अगर आपको इन सभी चीज़ों को जानना है तो इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों को छोटी सी वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो, ये कहानी आपको कैसी लगी, और मैं डिटेल के अंदर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, वो सब आपके रिस्पॉन्स के ऊपर मैटर करेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।